नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और हमने हाल ही में दो सबसे इम्पॉर्टेंट नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ अभी हाल ही में कंप्लीट किया है। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक बार सिंधु नदी प्रणाली एवं गंगा नदी प्रणाली दोनों देखिएगा। आज हम गंगा नदी प्रणाली की ही बात करेंगे, पर उसके अंतर्गत हम यमुना नदी प्रणाली को ज़्यादा चर्चा में रखेंगे। यमुना नदी प्रणाली यमुना नदी ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी खुद की एक बहुत बड़ी रिवर सिस्टम है, तो हम इस पूरे रिवर सिस्टम को देखेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं वो भी हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी हैं। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं और जो हमारे रोज़ के देखने वाले बच्चे, उनको मैं बता दूं कि न्यू ईयर की सौगात आई है आपके लिए। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हैं सिविल सर्विसेज से संबंधित, उस पे सारे कोर्सेज पे न्यू ईयर्स पे आपको मिलेंगी 90% तक की छूट। अगर आप वैलिडिटी और एक्स्ट्रा करते हैं तो उसमें आपको एडेड 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से, या अगर आपके पास माफ़ कीजिएगा आईफोन है तो ऐप स्टोर से जाके आपको उत्कर्ष क्लासेस डाउनलोड करने हैं, उत्कर्ष क्लासेस का ऐप, और उसके अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन करके सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर है। साथ ही साथ बुक्स वगैरह सब कुछ आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, एक्सप्लोर करने को मिल जाएगी। चलिए अब इसके साथ ही हम शुरू करते हैं आज की नदी प्रणाली, यमुना नदी प्रणाली। हालांकि उस दिन मैंने आपको कहा था कि गंडक एवं कोसी के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, तो बस गंडक कोसी को देख लेते हैं, उसके बाद हमारी यमुना नदी प्रणाली शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उस दिन हमने काफ़ी सारी नदियाँ कर ली थी। आज थोड़ा सा गंडक और कोसी को भी कर लेते हैं। ये यमुना थी, अब गंडक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। नेपाल हिमालय से निकलती है। काली नदी एवं त्रिशूली नदी दोनों मिलके गंडक नदी बनाती हैं। कौन कौन सी नदी? काली एवं त्रिशूली। तो ये आपको याद रखना है। दोनों मिलके गंडक नदी बनाती हैं। ठीक है, गंडक नदी क्योंकि नेपाल हिमालय से होके आ रही है, तो जितने भी आप अच्छी खासी पीक्स देखेंगे, चाहे वो कंचनजंगा हो, कंचनजंगा, चाहे वो एवरेस्ट हो, ये दोनों गंडक नदी के बेसिन में लाई करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि गंडक ही वो नदी है जिसके कैचमेंट एरिया में, जिसके बेसिन एरिया में माउंट एवरेस्ट, जो कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, वो लाई करती है। ठीक है, जब ये नेपाल और भारत के बॉर्डर पे प्रवाहित होती है तब यहाँ इसका नाम नारायणी हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि किस नदी का नाम नारायणी पड़ता है तो ये गंगा नदी की गंडक नदी सहायक नदी है। ठीक है, भारत में आती है और बिहार के सोनपुर में आके मिल जाती है गंगा से, सोनपुर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बिहार के। उसके बाद कोसी नदी है। कोसी नदी एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है और ये सप्तकोसी से मिलके बनी है। तो ये याद रखना है, सप्तकोसी से मिलके बनी है। सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कोसी की बागमती है, तो ये भी आपको याद रखना है। बहुत सारी नदियाँ कोसी की जैसे सहायक नदियाँ हैं, सप्तकोसी यानी 7 कोसियों से बनी है। अरुण कोसी, सोन कोसी, भोते कोसी, ये तिब्बत से भी होके निकलती हैं। तो इसी वजह से माना जाता है इसका कैचमेंट एरिया नेपाल, तिब्बत ऐसे क्षेत्रों में पड़ता है। और ये इतना ज़्यादा अपना चैनल परिवर्तित करती है। ये कटिहार जिले में मिलती है, बिहार के कटिहार जिले में,
और इतना ज़्यादा अपना चैनल ये परिवर्तित करती है, अपना रास्ता इतना ज़्यादा परिवर्तित करती है, खूब सारे अवसाद लेके आती है। अवसाद जमा करते करते ये अपने रास्ते से भी भटकती रहती है। इस वजह से कोसी को बिहार का शोक भी कहा गया है, तो ये आपको याद रखना है। कोसी को बिहार का शोक कहा गया है। और गोरखपुर के लिए मैंने बताया था ना, गोरखपुर का शोक किसको कहते हैं? राप्ती नदी को, तो ये भी याद रखना है। क्योंकि जब भी ये अपने चैनल को, अपने रास्ते को परिवर्तित करती है, बहुत सारी लाइव्स और लाइवलीहुड्स खराब हो जाती हैं इस वजह से। ठीक है, तो यही दो हमारी नदियाँ बाकी थी, इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब जिसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है वो है यमुना नदी। यमुना नदी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय, तो उसके ऊपर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। सारे बच्चे नोटबुक्स और कॉपीज़ लेके बैठा करो, बिकॉज इससे क्या होता है ना कि जो मैं नोट्स यहाँ पे बनवा रही हूँ, आप बहुत आसानी से फिर उसको बाद में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए यमुना नदी के बारे में बात करते हैं। यमुना नदी और इसकी सारी सहायक नदियाँ भी देखेंगे। ठीक है, चलिए नोट करना शुरू करते हैं। यमुना नदी, पहली बात तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। तो पहली चीज़ ये निकलती कहाँ से, इसका उत्पन्न या ओरिजिन कहाँ से है, ये भी मैंने आपको बताया था। यमुनोत्री हिमनद या फिर यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि बंदरपूछ पीक पे है, ये भी मैंने आपको बताया था। बंदरपूछ पीक मसूरी रेंज है, बंदरपूछ चोटी, जो कि हिमालय की मसूरी रेंज में है, मसूरी श्रृंखला, वहाँ से निकलती है हमारी यमुना नदी। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ से हमारी यमुना नदी चलती है और ये गंगा से मिलती है त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। ठीक है, तो ये यमुनोत्री है और ये गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से भागीरथी निकलती है। उस दिन मैंने बताया था ना, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और जब अलकनंदा के साथ ये देव प्रयाग में मिलती है, तब जाके इसका नाम गंगा होता है। ये भी मैंने आपको बताया था, याद है? यही सारी चीज़ें यूपीपीएससी पूछता है। हाल ही में इसने ये भी पूछा था ना, यूपीपीएससी ने ही पूछा था, मैच करने वाला जो सिस्टम था। तो पंच प्रयाग मैंने आपको बताया था कि पहला कौन सा प्रयाग है, फिर जैसे नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, पिंडर और जो अलकनंदा मिलते हैं कर्ण प्रयाग। ये सारे क्वेश्चंस यूपीपीएससी के पेट हैं, फेवरेट हैं। और नदी सिस्टम जितना होता है, नदी प्रणाली जितनी रिवर्स आप देखोगे स्पेशली इंडिया की, जितना आप अपने आप को फैक्ट से एनरिच करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो देवप्रयाग में गंगोत्री ग्लेशियर से निकली भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तब बनती है गंगा, तब बनती है गंगा। और गंगा मैदानी क्षेत्र में कहाँ आती है? हरिद्वार में। तो ये हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में आ जाती है और गंगा यूपी में कहाँ एंटर करती है? ये बिजनौर में एंटर करती है। तो ये याद रखना है, गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से आती है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आएगा तो बता दीजिएगा कि बिजनौर जिले से आती है। ठीक है,
जहाँ से यमुनोत्री से यमुना शुरू होती है, और ये मैंने आपको बताया है कौन सी श्रृंखला है, मसूरी श्रृंखला। अब ये बंगाल की खाड़ी में तो जाती नहीं है, ये गंगा से मिलती है त्रिवेणी संगम में, त्रिवेणी प्रयागराज। तो इसकी जो जर्नी है गंगा नदी की, जहाँ से ये उत्पन्न होती है और जहाँ ये गंगा में सम्मिलित हो जाती है, ये 1376 किलोमीटर तक चलती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो इसकी लंबाई भी काफ़ी अच्छी खासी है, 1376 लंबाई अगर पूछेंगे, 1376 किलोमीटर लंबी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमको ये याद रखना है कि ना ही सिर्फ ये सबसे लंबी सहायक नदी है, बल्कि क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। तो लंबी तो है ही, साथ ही साथ क्षेत्रफल में भी यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। काफ़ी ज़्यादा पानी लेके आती है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यही बेसिक फैक्ट्स है यमुना नदी के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यमुना नदी के बारे में जो पूछा जाएगा वो इसके ट्रिब्यूटरी से संबंधित है। तो अभी हम एक एक करके इसकी ट्रिब्यूटरीज भी देखेंगे, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी इसकी हमें देखनी है। तो सहायक, ये तो आपकी यमुना नदी, जो मेन स्ट्रक्चर है यमुना नदी का, वो हमने देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। चलिए, यमुना और इसकी सहायक नदियाँ। यानी कि ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना रिवर। तो नदी का प्रवाह कैसे है? नदी का प्रवाह कुछ इस प्रकार से है, यहाँ तक, ठीक है। अब नदी कुछ इस प्रकार से जा रही है। इस साइड जितनी भी नदियाँ होंगी, ये सब आपकी दाएं हाथ की सहायक नदियाँ रहेंगी, यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। दाहिने हाथ की सहायक नदियाँ, दाहिने हाथ की सहायक नदियाँ। शुरू करें पहले दाहिने हाथ की सहायक नदियों से। पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है टोन्स नदी। टोन्स नदी या रिवर टोन्स। दूसरी है दाहिने हाथ की सहायक नदी में गिरि नदी, यानी रिवर गिरि। तीसरी, अभी हम सिर्फ दाहिने हाथ की कर रहे हैं ना, चंबल नदी। चंबल नदी। फिर है केन नदी, पहले बेतवा आएगी फिर केन।
इनकी भी जितनी सहायक नदियां हैं उनको भी देखेंगे, क्योंकि चंबल की अलग से नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं, बनस, पार्वती, काली सिंध, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चंबल रिवर सिस्टम, फिर चौथे नंबर पे सिंध को भी देखेंगे, सिंध रिवर। फिर पांचवें नंबर पे बेटवा या बेतवा, बेटवा रिवर। फिर हम देखेंगे केन नदी या केन रिवर, और इसी से संबंधित हम केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में ये न्यूज़ में भी रहे हैं। तो हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी, जो इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसको भी हम देखते रहेंगे। ठीक है, और बाएं हाथ की सहायक नदी यानी इधर साइड की सहायक नदी में लेफ्ट में हिंडन नदी देखेंगे, हिंडन नदी, या लिखते इंग्लिश में इसको हिंडो है। हालांकि इसको बोला जाता है द रिवर दैट वाज लॉस्ट, यानी कि अब ये नदी ही नहीं रही, ये इतनी ज़्यादा दूषित हो चुकी है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे, एक एक करके हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हों, एंड आई होप कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक एक करके सारी नदियां हम देखेंगे। सबसे पहले बंदर पूछ से ही निकलती है टोन्स नदी। अभी बस एक ब्रीफ दे रही हूँ, आगे चल के मैं हर एक रिवर के बारे में बताऊंगी। तो जैसे बंदर पूछ से यमुना निकलती है, वैसे ही बंदर पूछ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है टोन्स। ठीक है, टोन्स। फिर दूसरी है गिरी नदी, गिरी। फिर इधर है हिंडन। हिंडन कुछ इस प्रकार से है जैसे गंगा और यमुना के बीच में, जैसे सैंडविच के बीच में आलू होता है ना, बिल्कुल हिंडन नदी का वही हाल है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एक करके रिवर्स को समझेंगे। आई होप आपको समझ में आ रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद चंबल नदी है, ये चंबल है। यही रिलेटेड है दलदल बनाने से, बैड लैंड, दलदल तो नहीं कहेंगे, बट जिस प्रकार से ये चलती है, ये इतना ज़्यादा इरोड कर चुकी है प्लेन्स को कि वो ना इंफ्रास्ट्रक्चर ना एग्रीकल्चर के लिए अच्छे हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बनस के बारे में। बनस, काली सिंध, थोड़ा सा यहाँ बना रहे हैं, आगे और अच्छे से बनाएंगे। पार्वती, सिंध, बेतवा, केन। तो इस प्रकार से आपकी यमुना नदी सिस्टम, यमुना नदी प्रणाली पूरी तरह से कार्य करती है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो ये ब्लैक में चंबल है। ठीक है, ये पिंक वाली जो बनाई है ये काली सिंध है, दूसरी पिंक में यहाँ जो बनाई है पार्वती, या इसे पार्वती भी कहते हैं। सिंध, बेतवा और केन। तो
इतनी सारी सहायक नदी हैं, जितनी ज़्यादातर सहायक नदियां हैं यमुना नदी की, आप देख रहे होंगे ये मध्य प्रदेश से ही उत्पन्न हो रही हैं। तो एक एक करके चलिए अब हम सारी नदियों को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोंस नदी और गिरी नदी की। तो टोंस एवं गिरी नदी को पहले देखते हैं। टोंस नदी यमुना नदी के दाहिने हाथ की सहायक नदी है। ये पहली चीज तो ये रखना है यार, ग्रीन से जो मैंने बनाया है, दाहिनी या दाहिने हाथ की सहायक नदी है। आपको मेरे साथ बनाते चलना है, मतलब जो मैं लिखती जाऊं और जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा, ताकि बाद में आपको वर्कबुक में प्रॉब्लम ना हो। वर्कबुक मैंने आप लोगों से कहा है कि एटलस की वर्कबुक आती है, चाहे तो वो ले सकते हैं, या मैप अगर लूज है आपके पास तो वो भी ले सकते हैं। मैप वर्क हाथ से करने में ही आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो दाहिने हाथ की सहायक नदी है पहली चीज़। दूसरी, इसका ओरिजिन या उत्पन्न कहाँ से हो रही है, वहीं से बंदरपूछ चोटी से ही ये भी निकलती है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। देखने में छोटी है, आपको मैप पे छोटी लगेगी, पर ये यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि अच्छी चीज़ है भाई। और ये कलसी के पास यमुना से मिल जाती है। कलसी कलसी के पास यमुना से मिलती है। ठीक है। दूसरी नदी है गिरी नदी। ग्रीन से बनाई थी टोंस, इस क्षेत्र में बना रही हूं गिरी नदी। गिरी नदी, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ये हिमाचल से और उत्तराखंड से होके बहती है। हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड से बहती है। और दक्षिण पूर्वी हिमाचल प्रदेश में पानी की जितनी ज़रूरत होती है ये गिरी नदी से ही पूरी होती है। तो ये याद रखना है कि गिरी नदी हिमाचल के दक्षिण पूर्व क्षेत्र के जल क्षेत्र की जल आपूर्ति के लिए आवश्यक है। जल आपूर्ति के लिए आवश्यक है। ठीक। तो ये थी हमारी टोंस और गिरी नदी। क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो यमुना की सहायक नदी है और दक्षिण पूर्व हिमाचल प्रदेश के लिए आवश्यक है जल आपूर्ति में। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी ऐसी नदी है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंडन नदी के बारे में। हिंडन नदी,
तीसरी है ये हमारी हिंडन नदी। रिवर हिंडन, ठीक है। तो पहली चीज हिंडन नदी ये शिवालिक से निकलती है और शिवालिक में ग्लेशियर है नहीं, तो ये आपको याद रखना है। हिंडन नदी शिवालिक पर्वतमाला से निकलती है और ये बाएं हाथ की सहायक नदी है, तो ये आपको याद रखना है। ये उत्पन्न कहाँ से हो रही है पहले ये देखेंगे। शिवालिक से शिवालिक पर्वतमाला दूषित नदी है ये बहुत ज्यादा, ये बाएं हाथ की सहायक नदी है और इसको एक उपाधि मिली है, रिवर दैट हैज बीन लॉस्ट, यानी कि पूर्ण रूप से खो चुकी है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास जितने सारे गांव हैं, आपको ये शायद इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के भी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आए और साथ ही साथ दुख भी हो। इसके आसपास 140 से अधिक गांव हैं हिंडन नदी, और वहाँ के परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को कैंसर है। जब इस पे खोज की गई तो पता चला कि हिंडन का जो पानी है इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है, जिसकी वजह से लोग अगर उसे कंज्यूम कर रहे हैं, उसका ग्रहण कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी में कैंसर पनप रहा है। यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट दोनों, यानी कि जो ये जितने औद्योगिक अपशिष्ट हैं, साथ ही साथ घरेलू अपशिष्ट इसमें आके मिलते हैं। इस वजह से हिंडन नदी ये बहुत ज़्यादा दूषित है। इसके ऊपर एक लेख भी आया था हाल ही में, जैसे कि आप देख सकते हैं पोल्यूशन ओवरलोड है। इसकी खुद की दो सहायक नदी हैं, एक तो है काली, ठीक है, काली याद रखिएगा, और कृष्णा, और दोनों ही नदियाँ ये खुद बहुत ज़्यादा दूषित है। तो दूषित होके ये दोनों आती हैं, काली और कृष्णी, कृष्णी याद रखना है। सहारनपुर से शुरू होती है, ये आपको याद रखना है। ये उत्पन्न वैसे शिवालिक्स में हो रही है और सहारनपुर जिले से, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, याद रखना है। सहारनपुर से शुरू होती है और इसकी दो सहायक नदी हैं। कौन कौन सी? एक तो काली है और एक कृष्णी है, और दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इन दोनों को याद रखिएगा। और जितने जिलों से ये होके गुजरती है वहाँ से ये कलेक्ट करती है, डायरेक्टली कलेक्ट करती चली जाती है जितने भी दूषित होती है पानी उसको, और फाइनली जाके उसको हिंडन में जाके मिला देती है। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, गाजियाबाद और फिर गंगा नदी से गौतम बुद्ध नगर में मिल जाती है। तो ये अगर पूछा जाए कि, क्योंकि हिंडन नदी काफ़ी न्यूज़ में रही है इस बीच, तो अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी नदी है जो बहुत ज़्यादा दूषित है और ये गौतम बुद्ध नगर में गंगा से आके सम्मिलित हो जाती है, गंगा में आके मिल जाती है, तो आपको याद रखना होगा हम हिंडन नदी के बारे में बात कर रहे हैं। शुरू कहाँ होती है? शिवालिक्स में, सहारनपुर से, और गंगा में कहाँ आके मिल जाती है? गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी सहायक नदी बच रही है, इसको भी बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चंबल नदी, ठीक है, ये याद रखेंगे अब। अगली चंबल नदी, यमुना,
यहाँ से निकली हमारी चंबल। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से उत्पन्न होती है और ये मऊ का जिला है। इसके दक्षिण पश्चिम से विंध्या में, विंध्या पर्वतमाला है, विंध्या पर्वतमाला में जाना पाओ हिल है, जाना पाओ हिल यहां से निकलती है जाना पाओ। चंबल नदी को चरणावती या चरमावती के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखना है। चंबल नदी उत्पन्न कहाँ से होती है? जानापाव हिल्स, जो कि विंध्य में है, विंध्य पर्वत। मौ से, ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम से निकलती है। ठीक है, ये यमुना में बहुत सारी नदियों का पानी लेके आती है, जैसे कि बनस, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, बनस, काली सिंध और पार्वती। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं, तो इसको आपको याद रखना है। इसी को चरणावती या फिर चरमावती भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी नदी है जिसको चरणावती या फिर चरमावती कहा जाता है, तो ये याद रखना है कि हम चंबल को ही बोलते हैं चरणावती या चरमावती। ठीक है, इसको याद रखने से ये फ़ायदा है कि आप आगे चल के भूलेंगे नहीं, भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, तो इसको हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित और अलग अलग रिवर्स को देख लेते हैं। अब हम बनस की बात करते हैं। ये नदी जो निकल रही है, ये बनस नदी है। बनस नदी को, ये राजस्थान से निकलती है और इसको वन की आशा भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान जो है ये सूखा क्षेत्र है, इसीलिए पानी लेके आती है, इसलिए बनस को वन की आशा कहा जाता है। ये राजस्थान के राजसमंद जिले से निकलती है, तो ये याद रखना है, राजसमंद से निकलती है। और मोर इम्पॉर्टेंटली ये अरावली श्रृंखला से निकलती है, तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ से निकलती है, तो ये अरावली श्रृंखला से निकलती है। पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि कौन सी यमुना की सहायक नदी है जो कि अरावली से निकलती है। इसका जो पूरा कोर्स है ना, मतलब जहाँ से शुरू होती है जहाँ पे ख़त्म होती है, चंबल में आके मिलती है, ये पूरा कोर्स इसका ख़त्म हो जाता है राजस्थान में, राजस्थान के अलावा नहीं कहीं फ्लो करती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो नदी है ये काली सिंध है। काली सिंध, काली सिंध मध्य प्रदेश के मालवा पठार से होकर निकलती है और ये चंबल की दाहिने हाथ की सहायक नदी है। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में जाके सम्मिलित होती है, सवाई माधोपुर में चंबल से मिलती है। तो
इसको याद रखिएगा कि चंबल से कहाँ मिलती है, सवाई माधोपुर में, मतलब ये मध्य प्रदेश एवं राजस्थान दोनों जगह पे बहती है। इसके अलावा अगर बात करें, पार्वती नदी है जो कि अगली दाहिने हाथ की सहायक नदी है, ये भी विंध्यास से ही निकलती है पार्वती। और ये भी राजस्थान में जाके ही चंबल से मिल जाती है, तो इसको याद रखना है। राजस्थान में चंबल से मिलती है। तो चंबल नदी खुद एक बहुत बड़ा अपना रिवर सिस्टम बनाती है, बनस के साथ, काली सिंध के साथ एवं पार्वती के साथ। अब अगर बात करें अगली नदी हमारी सिंध है। सिंध, तो ये तो आपने काफ़ी नदियाँ देख ली हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी नदियाँ हैं, इनको भी देख लेते हैं। सिंध नदी, सिंध रिवर। सिंध की बात करें तो सिंध भी विंध्यन पर्वत से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और ये उत्तर प्रदेश के इटावा में गंगा से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के इटावा यमुना से मिल जाती है, यमुना में मिश्रित हो जाती है। काली सिंध और सिंध में डिफरेंस है, तो इसको याद रखना है, गलती मत करिएगा। ठीक है, तो ये जो नदी है ये सिंध है। ठीक, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आजकल आ रहा है, कोई ऐसा है नहीं कि पर्टिकुलरली किसी जगह पे आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए, बट हाँ पूछा भी जा सकता है, तो मैंने आपको इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह बता दिए। तो इसका जो ट्रैवर्सिंग है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है, यूपी और एमपी दोनों में ही ये बहती है। तो क्वेश्चन अगर आता है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी बेतवा नदी है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेतवा, बेतवा नदी बेतवा भी कहते हैं इसको और बेटवा भी कहा जाता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। बेतवा ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, विंध्यास से, मध्य प्रदेश विंध्यन पर्वतमाला से, होशंगाबाद के उत्तरी क्षेत्र से निकलती है, तो ये भी याद रखना है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र से निकलती है। और ये जाके यमुना में हमीरपुर में मिश्रित हो जाती है। ठीक है, हमीरपुर में यमुना से मिलती है। तो आप शॉर्ट नोट्स जैसे जैसे मैं बनाते जा रही हूँ, यहाँ पे आपको भी अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करते रहने हैं, डरिएगा नहीं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स बनाना। आखिर में हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है वो है केन। तो केन को भी आपको याद रखना है, क्योंकि केन से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो केन से
क्वेश्चन केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पे आ सकता है। केन कैमूर से निकलती है और कैमूर क्या है, ये विंध्यास के अपर पार्ट को कैमूर कहा जाता है। और केन ही नदी है जो पन्ना से होके गुजरती है, तो इसको याद रखना है, केन नदी पन्ना से मिलती, पन्ना से होके गुजरती है। क्योंकि अभी हाल ही में केन बेतवा दोनों ही न्यूज़ में रही हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कहाँ से निकलती, कौन से रिजर्व्ड एरिया से निकलती है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट से निकलती है, ठीक है। और फाइनली फतेहपुर में जाके केन और यमुना मिल जाती हैं। हाल ही में शिलान्यास भी हुआ है केन बेतवा नदी का, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए देख लेते हैं। जैसे ये केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है हमारा, ओह सॉरी, ये देखिए, तो ये हमारी बेतवा नदी है जिसमें कम जल रहता है, मालवा से निकलती है, और केन जो कैमूर से निकलती है इसमें ज़्यादा जल रहता है। अब बात ये हुई थी काफ़ी समय पहले कि केन नदी से हमको बेतवा में कुछ कैनाल्स के थ्रू इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे पानी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जिसके लिए पन्ना टाइगर रिजर्व में हम एक धौड़न डैम भी बनाएंगे जो कि 77 किलोमीटर हाइट में रहेगा और चौड़ाई में 2 किलोमीटर रहेगा। बोला जा रहा है कि इसकी वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व के जो जितने भी जीव जंतु हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। केन और बेतवा को लिंक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन आएंगे, ललितपुर आएगा, झांसी आएगा, महोबा आएगा, बांदा आएगा, और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ आएगा, छतरपुर आएगा, पन्ना आएगा। तो ये सारे क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की काफ़ी कमी रहती है, तो इनको पानी का स्रोत देने के लिए केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट निकाल के आई है सरकार। 41,000 करोड़ की लागत से ये बन रही है केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। हालांकि इसके साथ अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम डेफिनेटली इसको देखेंगे। चलिए एक एक करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गंगा नदी प्रणाली के बारे में सही है। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर में है। गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी की सहायक नदी जैसे कि यमुना, गोमती एवं ब्रह्मपुत्र गंगा में मिलती है। गंगा नदी का अंतिम संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। तो आप में से हमें जितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्लास में जब मैं क्लास बिगिन करूंगी, ये हमारी रोज़ की क्लास चलेगी 6 बजे से, तो मैं उन बच्चों का नाम लूँगी जिन्होंने सही उत्तर दिया है, ठीक है। तो आपका क्या काम है, कंटिन्यूसली क्लासेस को देखते रहें, नोटबुक्स हमेशा अपनी प्रिपेयर रखें और उन्हीं नोटबुक से रिवाइज़ करें। इसके अलावा फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, कि आपको अगर कोर्सेज लेने हैं तो न्यू ईयर की सौगात में आपको 90% तक की छूट सारे सिविल सर्विसेज के कोर्सेज पे मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा अगर आपने प्राइम कोर्स लिया या फिर अपने कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाई। इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% आपको मिल रहा है अगर प्राइम कोर्सेज लिए तो काफ़ी बड़े कोर्सेज हैं हमारे, काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। इसके लिए आपको यूपीएससी उत्कर्ष क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है और जितने भी सिविल सर्विसेज कोर्सेज हैं जैसे कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, उन सारे कोर्सेज पे आपको 90% तक की छूट मिल रही है। और न्यू ईयर का ऑफर है, मतलब आप जितना जल्दी कर सके करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 28 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक ही रहेगा। तो जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं प्लीज़ एक काम ज़रूर करें, उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो
ऐप स्टोर से भी हो जाएगा। हमारा जो कोर्स है दोनों के लिए प्रॉबेबली सबसे बेस्ट कोर्स हम यहाँ पे सेल करते हैं, जो बच्चों के लिए हमें लगता है कि हमारे लेवल से सबसे अच्छा है। ठीक है, तो ज़रूर इसको डाउनलोड कर लीजिए, ज़रूर देखिए, कोशिश करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस क्लास, and stay updated and stay connected.